नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक बार फिर गंभीर झड़पें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान द्वारा काबुल पर एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगानी सेना ने पाकिस्तानी सीमा पर मोर्चा खोल दिया है। अफगानी सेना की जवाबी कार्रवाई में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। इस संघर्ष के केंद्र में कुनर और हेलमंद जिले हैं। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने सीमा पर रात भर चलाए गए अभियानों में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। ये कार्रवाई अफगान अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान द्वारा बार बार उनके क्षेत्र और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के जवाब में की गई। तालिबान सूत्रों का दावा है कि उन्होंने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई अफगानी चौकियों को नष्ट किया और इस हमले में अफगानी सेना के भी कई सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने अफगान राजदूत को तलब कर एक दिन पहले नई दिल्ली में जारी भारत अफगानिस्तान संयुक्त बयान पर बड़ी आपत्ति व्यक्त की है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली पहुंचे थे और वह 6 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय में एक बयान में कहा गया कि अतिरिक्त विदेश सचिव पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान ने संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अफगान राजदूत को पाकिस्तान की कड़ी आपत्तियों से अवगत करवाया। विदेश कार्यालय ने कहा कि यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन है। संयुक्त वक्तव्य के अनुसार अफगानिस्तान ने अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और भारत की जनता और सरकार के प्रति संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। भारत और अफगानिस्तान के बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय देशों से उत्पन्न सभी आतंकवादी कृत्यों को ही स्पष्ट रूप से निंदा की और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। भारत और कनाडा के रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच अब सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से भारत यात्रा पर आई हैं। इस यात्रा के दौरान वह द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग की रूपरेखा तैयार करने को लेकर वार्ता करेंगी। अधिकारियों ने बताया कि कनाडा की मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ व्यापक चर्चा करेंगी। आज रविवार से शुरू हुई कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की यात्रा का पहला पड़ाव दिल्ली में है और 12 से 17 अक्टूबर के दौरान वह भारत के अलावा सिंगापुर और चीन के दौरे पर भी जाएंगी। ट्रूडो के सत्ता से बाहर होने और अनीता आनंद के विदेश मंत्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है और भारत पहले ही कह चुका है कि वह कनाडा के साथ विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर रिश्ते फिर से बनाने को तैयार है। भारतीय सेना 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देश के प्रमुख के सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें 30 से अधिक देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग और संवाद को मजबूत किया जाएगा और साथ ही प्रौद्योगिकी के जरिए शांति अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ाने पर विचार होगा। भारत यात्रा के दौरान ये सभी सैन्य अधिकारी ताजमहल का दीदार करने पहुंचेंगे। राजधानी में 3 दिवसीय सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देश शिरकत कर रहे हैं और सम्मेलन के दौरान जमीनी चुनौतियों के मुताबिक मिशनों को अधिक उत्तरदायी बनाने पर भी बातचीत होगी। इस सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सहित कई अधिकारी संबोधित करेंगे और सम्मेलन में शामिल होने वाले सेनाध्यक्षों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी दी जाएगी। सम्मेलन में श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इटली, फ्रांस, इंडोनेशिया, ब्राजील और मलेशिया समेत लगभग 30 देश हिस्सा लेंगे। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या मामले के बाद पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को लेकर सजग दिख रही है। पंजाब सरकार चाहती है कि सभी कर्मचारी बिना किसी तनाव और अवसाद के काम करें, इसलिए समय समय पर उनकी मेंटल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेगी और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस के जवान और अफसर भी तनाव और अवसादग्रस्त होकर काम न करें, इसके लिए भी काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। दरअसल हरियाणा में आईपीएस अफसर वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या केस के बाद पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग दिखाई दे रही है। हालांकि सभी अधिकारी कार्यालय में बढ़ते वर्कलोड और कर्मचारियों की कमी के चलते काम का दबाव रहता है और इसी वजह से तनाव बढ़ता है। इसका ताजा उदाहरण हरियाणा कैडर के एडीजीपी रैंक के आईपीएस अफसर वाई पूर्ण कुमार का आत्महत्या केस है। उत्तराखंड में कफ सिरप की गुणवत्ता और उसकी वैधानिकता की जांच के लिए मेडिकल स्टोर्स, होलसेल डिपो, फार्मा उद्योग और बच्चों के अस्पतालों पर औचक निरीक्षण लगातार जारी है। देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और बागेश्वर सहित अन्य जिलों में औषधि निरीक्षकों की टीमों ने अब तक 350 से अधिक सैंपल जांच के लिए जा चुके हैं और जबकि 12 से अधिक मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य को कड़ी चेतावनी दी गई है। देहरादून में औषधि निरीक्षक मानेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में टीम ने पलटन बाजार, घंटाघर, ऋषिकेश रोड और जोंटिक रोड, अजयपुर
रामपुर और नेहरू कॉलोनी क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर्स और थोक विक्रेताओं की जांच की और इस दौरान बच्चों की सर्दी खांसी की कुछ दवाएं अलग से भंडारित पाई गई, जिन्हें मौके पर सील कर दिया गया और बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। जिन विक्रेताओं के पास प्रतिबंधित सिरप का स्टॉक मिला उसे पेटियों में डालकर सील कर दिया गया और कार्रवाई के दौरान एक मेडिकल स्टोर को बंद किया गया और 11 औषधियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड में ऐसा कोई सिरप ना बिके जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बने। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री इस वक्त गहरे शोक में डूबी हुई है। स्टार सिंगर राजवीर जवंदा की असमय मौत के सदमे से उभरने से पहले ही एक और दुखद खबर सामने आई है। पंजाब के जाने माने लोक गायक गुरमीत मान का निधन हो गया है। उनकी दमदार आवाज और पंजाबी लोक संस्कृति से जुड़े गीतों के लाखों चाहने वाले इस खबर से गहरे सदमे में हैं। गुरमीत मान सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने खुद को एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर स्थापित किया था। संगीत के अलावा उन्होंने पंजाब पुलिस में एक अधिकारी के तौर पर भी लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और वह एक बेहतरीन गायक, अभिनेता और कॉमेडी से जुड़े कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। परिवार के अनुसार गुरमीत मान का निधन दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव हरदोवाल, जिला गुरदासपुर में किया गया। खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। फैंस और साथी कलाकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार गुरमीत मान को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2025 के 20वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2025 कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सम्मानित किया और इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन जो 2005 में शुरू हुई थी अब 20 वर्ष पूरे कर चुकी है और लोगों में इसका बहुत उत्साह है। मैं तीसरी बार इसमें भाग ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए फिट इंडिया आह्वान के कारण आज लोग खेलों में अधिक से अधिक भाग लेना और फिट रहना चाहते हैं। बिहार चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। सांसद विधायक संगीता कुमारी, भरतबिंद, चेतन आनंद के बाद अब 2 और विधायकों ने भी अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को सौंप दिया है। नवादा से विधायक विभा देवी और राजौली से विधायक प्रकाश वीर ने अपना इस्तीफा दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद से यह लोग राजद के शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे थे और इन दोनों विधायकों की मौजूदगी ने तब और भी ज्यादा सियासी सरगर्मी बढ़ा दी जब वह गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मंच पर दिखाई दिए। मंच साझा करने के बाद ही उन दोनों नेताओं के राजद से नाता तोड़ने की अटकलों पर मोहर लग गई थी। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 56 घाटों पर इस वर्ष 28 लाख दीप जलाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी चल रही है। बयान में कहा गया कि अयोध्या इस वर्ष एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी आस्था, संस्कृति और गौरव का प्रकाश फैलाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में इस बार 9वां दीपोत्सव 2025 अब तक का सबसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन बनने जा रहा है। सरयू नदी के तट पर 56 घाटों पर लगभग 28 लाख दीपों के प्रज्वलन के लिए 28 लाख दिए बुझाए जाएंगे और जो कि एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेगा। इस वर्ष आयोजन की विशेषता यह है कि पहली बार लक्ष्मण किला घाट को दीपोत्सव में शामिल किया गया है। ये दीपोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिकता और विश्व बंधुत्व का सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यह आयोजन न केवल अयोध्या के विकास और राम मंदिर निर्माण के विजन को आगे बढ़ा रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु और देश विदेश से आए पर्यटक रामनगरी के इस दिव्य आभा के साक्षी बनेंगे। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।